अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। आपकी और हमारी, हम सब की फेवरेट अरमला हसन कुछ तबीयत की नासाजी के बायस आज रेस्ट पर हैं, इसीलिए उनकी ये ज़िम्मेदारी आज मैं निभा रही हूँ। 4 दिसंबर आज का दिन। देखते हैं कि मुल्क की सूरत हाल क्या चल रही है। मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है। अगर हम बात करें ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो मुल्क भर में इस वक्त मौसम जो है वो जिस तरह से बदल रहा है, हर गुजरते दिन के साथ सर्दी और धुंध में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें हद निगाह की, तो हद निगाह कम होने के बायस इस वक्त काफ़ी हद तक ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मामलात शदीद मुतासिर हैं मुसाफिरों के, और फ़ज़ाई आलूदगी ने भी शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। इसीलिए हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ लाहौर और इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स से करना चाहेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स हमें आज अपडेट करेंगे। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं दानिश मुनीर, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी हमारी नुमाइंदा फौजिया चौधरी। सबसे पहले हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर से दानिश हमारे साथ हैं। दानिश, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ट्रैफिक की और धुंध की? जी सैरिश, लाहौर जो कि बागों का शहर भी करार दिया जाता है, इसमें गुज़िश्ता कई दिनों से स्मोक के डेरे जो हैं वो मौजूद हैं। आज बतदरीज ख़ासी कमी इसमें देखने में आ रही है। और अगर ट्रैफिक की रवानी की अगर बात की जाए तो जो अंदरूनी शहर जो शाहराएँ हैं वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं। इसमें इस कदर इतनी मिक़दार नहीं है कि इसमें ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो सके। बड़ी शाहराएँ, मोटरवे और वो धुंध के बायस जो है वो दिन के आगाज़ में तो उनको कुछ देर के लिए महदूद किया जाता है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। लेकिन जो अंदरूनी शाहराएँ हैं वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं। अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार से बात करें तो इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक भी लाहौर जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों में देखने में आता था कि हर लम्हे जो है वो सूरत हाल बड़ी गंभीर बन जाती थी, लेकिन आज ख़ासी कंट्रोल दिखाई देती है। दिन के आगाज़ में भी लाहौर जो था वो चौथे नंबर पर मौजूद था, और इस वक्त भी ये सूरत हाल जो है वो मौजूद है। बांग्लादेश का जो ढाका है वो 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो है वो पहले नंबर पर बराजमान है। और दिल्ली इंडिया का जो दूसरा शहर है वो दूसरे नंबर पर 278 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ, और कोलकाता जो है वो 233 के साथ तीसरे नंबर पर है। 199 के साथ लाहौर जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद है। 2 एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो दिन के आगाज़ में लाहौर का जो दर्जा हरारत था वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आज दिन भर बादल और सूरज के दरमियान आँख मचोली की पेशगोई की गई थी, वो सिलसिला जारी है। कुछ ही देर कबल सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखाने में मसरूफ़ था। ख़ासी किरणें जो है वो गर्मी निशावर कर रही थी, लेकिन यकमुश्त जो है वो मौसम तब्दील हो चुका है और सूरज जो है वो बादलों की ओट में चला गया है। ये सिलसिला दिन भर जारी और सारी रहेगा, जिसमें महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज जो है वो बादलों पर सबकत लेता हुआ दिखाई देगा। हवाओं की अगर बात की जाए तो इस वक्त लाहौर के गिरदोनवा में 1 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। लेकिन दिन के आगाज़ में और शाम ढलते ही मौसम में एक बड़ी तब्दीली देखने में आती है। दिन का दरमियानी हिस्सा गर्म महसूस किया जाता है, लेकिन दिन का इब्तदाई हिस्सा और अख्तामी हिस्सा खासा जो है वो सर्द होता है, जिसमें सर्दी की खासी मिक़दार में इजाफ़ा हो जाता है। दर्जा हरारत जो है वो कम होता है और सर्द मौसम बढ़ जाता है, जिसके बायस शहरी जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो सर्दी की शिद्दत में उनको मुआवन साबित होती हैं। आइंदा कई दिनों तक जो है वो बारिश की पेशगोई नहीं की गई। मौसम आज भी सूरज अपनी किरणें निछावर करता रहेगा और बारिश का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। ठीक है, लाहौर की सूरत हाल से तो अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा दानिश मुनीर हमारे साथ थे, और उन्होंने बताया कि लाहौर की सिचुएशन इस वक्त काफ़ी कंट्रोल्ड है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। फौजिया चौधरी वहाँ पर मौजूद है। फौजिया, काफ़ी मुनज़्ज़म शहर समझा जाता है, तो धुंध ने या ट्रैफिक की रवानी कोई मुतासिर तो नहीं धुंध की वजह से?
जी बिल्कुल सैरिश, इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से आपको बताएं, इस्लामाबाद का मौसम जो है वो सर्द है, खुश्क है और सुबह और रात के औकात में क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है तो धुंध भी जो है वो होती है और उस वक्त जो है जितनी भी ट्रैफिक है, जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। आज महकमे मौसमियात की जानिब से जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौसम बताया गया था, लेकिन सूरज पूरी आबोताब के साथ निकल चुका है और हम देख रहे हैं ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर नहीं है और तमाम शहरी जो हैं वो अपने अपने दफातर की तरफ जो हैं वो गामजन हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ के दर्जा हरारत की तो 0.2 सेंटीग्रेड जो है कम से कम दर्जा हरारत जो है वो इस्लामाबाद का रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम स्मोक के हवाले से बताएं तो पंजाब के अजला को जिस तरह से स्मोक का सामना है, फ़िज़ाई आलूदगी का सामना है, तो खुदा का लाख लाख शुक्र है इस्लामाबाद के बासी जो हैं वो इस स्मोक वाली जो सूरत हाल है जो हेल्थ को ख़राब करती नज़र आ रही है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन का जो शहरी शिकार हो रहे हैं स्मोक के वायद से, उससे बचे हुए हैं इस्लामाबाद के शहरी। लेकिन मौसम खुश्क है, सर्दी है और बारिश नहीं हो रही तो वायरल इन्फेक्शन से फ्लू, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा जो हैं हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। मौसम ठंडा है, शहरी तमाम तरह हिफाजती इक़दाम के साथ घरों से निकलते हैं और ताकि इस सर्द मौसम से बचा जा सके, क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से मौसम जो है जुज़वी अबर आलूद तो बताया गया है, लेकिन बारिश के जो इम्कानात हैं वो हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से इस्लामाबाद का मौसम जो है वो अच्छा भी है, ठंडा भी है और शहरी इस ठंडे मौसम को जो है वो लुत्फ़ लेते भी नज़र आ रहे हैं अपने दोस्त और अहबाब के साथ शाम और सुबह के औकात में, जब ख़ास तौर पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी जो हैं वो शहरी बरतते नज़र आ रहे हैं इस ठंडे मौसम से बचाव के लिए। बिल्कुल, फ़ाज़िया बता रही थी। फ़ाज़िया, इस चीज़ की खुशी महसूस हुई है सुन के कि लाहौर और इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपना रहे हैं और मौसम जो है वो खुश्क है, धूप है, आहिस्ता आहिस्ता 4 दिसंबर है तो सर्दी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं, मौसम जो है जिस तरह से बदल रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सुनने में आ रहा है कि हर 10 में से 2 बंदे जो हैं वो लाजमी बीमार हो रहे हैं। इसी बदलते मौसम में खुश्क सर्दी, धुएँ और आलूदा फ़ज़ा ने नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के वायरस को मज़ीद फ़ौल बना दिया। अस्पतालों में मरीज़ गले की खराश, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन और डेंगू जैसे मसाइल का सामना भी कर रहे हैं और माहिरीन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस साल की खुश्क सर्दी पिछले बरसों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकती है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा मौसमी दबाव में शहरी अपनी सेहत को महफूज रखने के लिए किन अमली इक़दामात को फौरी तौर पर अपनाएं। ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर फराज सादिक, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, प्रोग्राम में हमें वक्त दिया आपने। खुश्क सर्दी जिस तरह से है और जैसा कि अभी मैंने बात की है कि 10 में से जो 2 लोग हैं वो इस तरह से बीमारी का शिकार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नज़ला ज़ुकाम है, खुश्क खांसी है। आपको क्या लगता है कि फ़ौरी तौर पर कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि अपनाई जा सकते हैं? खुश्क सर्दी जो है वो पहले तो मैं बता दूं कि इससे मतलब क्या है आपका। मतलब ये कि जब फ़िज़ा के अंदर जो है वो सर्दी के साथ साथ मिट्टी, धुआं, ये सारी चीज़ें और बारिश ना हो तो ऑब्वियसली जब बारिश होती है तो वो मिट्टी जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है और आबो हवा के अंदर मिट्टी की और धुएं की मिकदार जो है वो बारिश से वो धुल जाती है, तो वो फिर इतना वो नहीं होता, हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होता। खुश्क सर्दी का मतलब ये कि चूँकि बारिश नहीं हो रही तो जितनी भी आलूदगी है फ़िज़ा के अंदर वो मौजूद है, जिसमें मिट्टी है, जिसमें धुआं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर है कि जब इस तरह की आबो हवा में हम सांस लेते हैं और स्पेशली हमें पता है कि लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है बाकी शहरों की निस्बत, स्पेशली डिफेंस के एरिया में और भी बहुत से इलाकों में। तो ऐसी आबो हवा में जब हम सांस लेते हैं और धुएं के ज़र्रात और मिट्टी के ज़र्रात आपकी सांस की नालियों में जाते हैं तो वो उसको इरिटेट करते हैं, यानी कि वो उसकी सोजिश पैदा करते हैं और जब उसकी सोजिश पैदा होती है तो फिर मुख्तलिफ किस्म की सांस की बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम खुश्क सर्दी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि खुश्क सर्दी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किस बॉडी ऑर्गन को होता है? सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी ऐसी है जो फैलती है? जिस तरह आपने अभी बताया कि सांस की जो बीमारियाँ हैं वो उसमें
सफ़े अव्वल का दर्जा रखती हैं, सही। क्योंकि उसकी वजह ये है कि डायरेक्टली आपने उसको अंदर लेना होता है, सही। उस गंदी आबो हवा को, तो सांस की नालियों में सबसे पहले वो जाएगी सही। और उसकी वो सोजिश करेगी। तो उसमें जो मैं ये कहती हूँ वो यही कहती हूँ कि एक तो गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकला जाए, स्पेशली वो लोग जिनको दमे का मसला है, या जिनको जो सिगरेट पीते हैं बहुत ज़्यादा, उनके भी फेफड़े जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं ऑलरेडी, और इसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं या जिनको कोई बीमारियां ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे शुगर का मसला चल रहा है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा है, तो ये सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, क्योंकि इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, यानी कि वो निज़ाम जिसने बीमारियों से लड़ना है वो ऑलरेडी कम होता है। बिल्कुल। वो बूढ़े लोगों में और बहुत छोटे बच्चों में, उनमें ऑलरेडी कम होता है, ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा वो लोग जिनको ये बीमारियां हैं, जिसमें कि ये आपका शुगर का मर्ज़ है या कोई भी और मर्ज़ है, और दमे को जो बहुत ज़्यादा जिनकी टेंडेंसी है कि ज़रा सा वो अगर कोई मिट्टी इनहेल कर लें, ठीक है, या कोई धुएं वाली जगह पे चला जाएं, तो उनको फ़ौरन से पहले जो है वो दमे का मसला शुरू हो जाता है। एलर्जी का मसला भी इवन, मतलब छींकें वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि मुझे छींकों का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा मेरे जहन में एक और बात आ रही है कि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको बगैर डॉक्टर की कंसल्ट किए इस तरह से एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए और इससे कोई फ़ायदा होती है? नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मोस्टली जो इन्फेक्शंस फैले हुए हैं ना आजकल, वो वायरल हैं। वायरस एक ऐसा जरासीम है, एक बैक्टीरिया होता है और एक वायरस, वैसे तो काफ़ी किस्म के जरासीम होते हैं, लेकिन वायरस एक ऐसा जरासीम होता है जो कि ज़्यादातर वायरसेस जो होते हैं वो उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करके जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर खुद ब खुद मर जाना होता है, यानी कि 6 से 7 दिन के अंदर वो खुद ब खुद मर जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एंटीबायोटिक लें, क्योंकि एंटीबायोटिक ऐसी दवा है जो बैक्टीरिया को मारेगी। तो उसका गैर ज़रूरी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बस सवाए इसके कि आपके जिस्म को वो नुकसान पहुंचाएगा, और वो वाला बैक्टीरिया अगर नेक्स्ट टाइम आपको होता है तो उस एंटीबायोटिक उसके खिलाफ मौसर नहीं होगी, यानी उसके खिलाफ उसके अंदर जरासीम के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए। ठीक। ऐसे कोई मशरूबात ऐसे जो सजेस्ट करती हैं हम जो कि सर्द मौसम में बेहतर हो इन बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए? मशरूबात में सबसे बेहतरीन तो पानी है। और इसका मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका तो ये है कि हर मौसम में आपको सर्दी में, गर्मी में पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अपने जिस्म को आपने अक्सर सुना होगा कि वेल हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके जिस्म के हर हिस्से में मौजूद है, सेल्स के अंदर मौजूद है, खून में मौजूद है, आपकी जो रतूबतें हैं जो सांस की नालियों में पैदा होती हैं नॉर्मली उनके अंदर मौजूद है। तो पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म को जो है वो अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, मतलब ये कि पानी की कमी ना होने दें। तो पानी की कमी ना होने दें, मास्क का इस्तेमाल करें अगर आपको निकलना पड़ता है ऐसी जगह के ऊपर कि वहाँ पे निकलना आपकी मजबूरी है, आप नहीं उसको मतलब अवॉइड कर सकते, तो फिर मास्क का इस्तेमाल करें, अपने जिस्म को वेल हाइड्रेटेड रखें, और अननेसेसरी या गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस हैं वो वायरल हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को सिर्फ एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब मैं आपको समझाती चलूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस मिट्टी वाली जो आबो हवा है उससे उनके जो सांस की नालियां होती हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, ओवर रिएक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एलर्जी प्रोन अगर नहीं हूँ, यानी मुझे एलर्जी का कोई मसला नहीं, मुझे दमे का कोई मसला नहीं है, तो मैं अगर किसी मिट्टी वाली जगह पे जाऊंगी तो मुझे 1 या 2 छींकें आएंगी और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा एक नेचुरल नॉर्मल रिस्पॉन्स है। छींक का मकसद ये है कि वो जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल दिया जाए अल्लाह की तरफ से, या खांसी का मकसद ये है कि वो एक डिफेंस सिस्टम है कि ताकि वो मिट्टी अंदर फेफड़ों में ना जाए। लेकिन ऐसे लोग जिनको एलर्जी का मसला है या जब दमे का मसला है, उनके अंदर ये होता है कि ये रिस्पॉन्स जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ के होता है, यानी उनको फिर छींकें ख़त्म ही नहीं होंगी, उनको खांसी खत्म ही नहीं होगी, उनकी सांस की नालियां बहुत ज्यादा तंग हो जाएंगी ताकि वो अंदर ना जा सके और फेफड़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। एक एलर्जी की किस्म ये भी है कि जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छींकें शुरू हो जाती हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी भी यही वजह है कि कोई ना कोई आपकी आबो हवा में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको कि आप जब अंदर सांस की नाली के लेते हैं, कुछ लोगों को आपको पता है कि जो वो यूज कर रहे होते हैं चादरें या कंबल वगैरह, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होती है,
कि वो जब आपकी सांस की नालियों के अंदर जाती है और जब आप सुबह उठते हैं तो वो बेसिकली कुदरत की तरफ से एक दिफाई निज़ाम है कि उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन वो दिफाई निज़ाम इन एलर्जिक लोगों के अंदर ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इससे तंग होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मकसद उसका वही होता है कि इस जो नुकसानदेह चीज को फेफड़ों के अंदर जाने से रोका जाए। आप पानी की बात कर रही हैं, पानी तो हर मौसम में ज़्यादा पीना चाहिए, गर्मी में ज़्यादा पीना चाहिए, सर्दी में ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक ड्रिंक के बारे में आपसे पूछ रही थी कि सर्दियों में लोग एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं और ड्रिंक्स पीते हैं, सर्दी कम हो, खांसी कम हो, नज़ला ज़ुकाम कम हो, तो आपको क्या लगता है वो जो देसी घर के टोटके होते हैं वो काम करते हैं? उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब अगर आप ये बात करें कि ये जोशांदा वगैरह पी लिया जाए या ग्रीन कहवा पी लिया जाए तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। मतलब अगर आप नीम गर्म कोई भी मशरूब पीते हैं तो वो आपके गले को एक टिकोर करता है, और ऑलरेडी अगर किसी को गले में कोई सोजिश हो रही है और वो अगर पीता है तो वो उसके अंदर काफ़ी उसको आराम देता है और उसमें कोई नुकसान नहीं, उसके थ्रू पानी भी चला जाता है। और बाकी ये कि इन जड़ी बूटियों का किस हद तक क्या असर होता है ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मौसर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हम अगर जोशांदा पी लें या ग्रीन कहवा पी लें तो हमें बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी मिलता। बीइंग डॉक्टर मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका कोई नुकसान है, आप इसको बिल्कुल पी सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले असूल ये होता है मेडिसिन में कि आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर पीना चाहते हैं जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि इसके थ्रू अगर आपको पानी जा रहा है अंदर और आपको सुकून मिल रहा है तो व्हाई नॉट आप लें। अच्छा, आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएं कि आप घर से बाहर कम निकलें, अगर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, और घर के बाहर किस तरह के परहेज़ जो हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन हम घर के अंदर अगर बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एलर्जी का बायस बन सकती हैं और वो नहीं करनी चाहिए? हाँ, उसमें ये होता है कि देखें कुछ लोगों को इस चीज़ से एलर्जी होती है कि जो कारपेट्स आपके हैं जी, ये बिछे हुए होते हैं, क्योंकि कारपेट या जो कालीन होता है तो सदियों धुलते नहीं है, सॉरी सदियों मैंने ज़्यादा कह दिया, सालों धुलते नहीं सालों है। धुलते नहीं है, तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है और उसका जो रेशा होता है जो जब हवा में वो बिखरता है तो उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इस चीज़ को खुद इसकी शनाख्त करें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। कुछ लोगों को इससे होती है, कुछ को परफ्यूम से एलर्जी होती है, ठीक है। कुछ लोगों को ये जानवर जो पालतू जानवर हैं जिसमें कि परिंदे हैं, बिल्लियाँ हैं, इसके साथ जो है वो एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को मिट्टी से एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को जब वो बावर्ची खाने में जाते हैं तो धुएं से एलर्जी हो सकती है, और कुछ को एक से ज़्यादा चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये आपको खुद इस चीज़ की शनाख्त करनी है और फिर उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है जितना हो सके। अच्छा, ये कहा जा रहा है स्पेसिफिकली कि इस मौसम में ये जो अभी सीज़न चल रहा है, पिछले मौसमों की अगर हम बात करें तो इतनी खुश्क सर्दी नहीं थी, ये वाली शिद्दत जो है वो ज़्यादा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि हर साल ही यही कहा जाता है कि ये जो है इसके बाद हम नहीं देखेंगे। तो ये कुछ हमारा एक ट्रेंड भी है हमारी आवाम का कि हम लोग घबरा भी बड़ी जल्दी जाते हैं और हम लोग बेखौफ भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो ये हमारी कुछ नेचर है। मुझे ये लगता है कि इसी तरीके से ही सर्दियाँ आती हैं, और जब तक बारिश नहीं होती, स्मॉग भी बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉग जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताती चलूँ कि उसके अंदर जो फॉग होती है यानी धुंध और धुआं जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम स्मॉग कहते हैं। वो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है। मैंने तो ऐसी स्मॉग भी देखी है 4-5 साल पहले कि हम लोग रिंग रोड पे जाते थे जब, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल वहाँ पे था, तो कुछ नज़र ही नहीं आता था, इतनी ज़्यादा धुंध कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हद्दे नज़र वो ज़ीरो होती थी। तो ऐसा नहीं है, और इसमें यही है कि जब बारिश हो जाएगी तो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी। और आपको पता है पिछले साल तो शायद इन्होंने वो आर्टिफिशियल रेन या मसनूई बारिश भी करवाई थी, यही सिचुएशन थी, पूरी कोशिश की हाँ, यही सिचुएशन थी। तो ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा, ये हर साल ही कहा जाता है। डॉक्टर फराज सादिक, मेडिसिन एक्सपर्ट और जनरल फिजिशियन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने कोशिश की है कि जितने भी लोगों के घर बैठे सवालात हैं उनके जो जवाबात हैं वो डॉक्टर साहब से लिए जाएँ। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। 4 दिसंबर आज जुमेरात का दिन है और दुनिया भर में 4 दिसंबर को जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जाता है। और इस बार ये दिन हमें एक बड़ी हकीकत याद दिला रहा है कि माहौलियाती तब्दीली और जंगलात के ख़ात्मे ने दुनिया भर में जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा कम कर दी है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 1970 के बाद से जंगली जानवरों की आबादी में तकरीबन 73% कमी वाक़ई हुई है और ये कमी अब पूरी दुनिया के लिए भी ख़तरा बनती जा रही है। पाकिस्तान भी इस नुकसान से महफूज नहीं रहा है। हमारे कई मकामी जानवर जैसे कि शेर है, चीता है, गेंडा है, इस तरह के कई जानवर हैं जो कि गैर कानूनी शिकार हुए हैं और रिहाइश का ख़त्म होने की वजह से मुल्क से तकरीबन गायब होते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि WWF पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में दरियाए सिंध की डोल्फिन, मारखोर और बर्फ़ानी चीते को बचाने में अहम किरदार अदा भी किया है और उनकी तादाद बढ़ने भी लगी है। मगर अब भी पाकिस्तान में कंजर्वेशन के शोबे को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सईदुल इस्लाम साहब। सईद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का 4 दिसंबर का दिन है जो कि आलमी सतह पर मनाया जा रहा है जंगली जानवरों के लिए। आप क्या समझते हैं कि 73% कमी के बाद दुनिया को किन बड़े ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है और उसकी वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया सरिश। वाइल्ड लाइफ हमारा बैकबोन है और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम और इस प्लेनेट का पूरा निज़ाम चलता है। इकोसिस्टम अगर बेहतर होगा तो हम ह्यूमन बीइंग को भी फायदा होगा, उसको फ्रूट मिलेगा, उसको फूड मिलेगा, उसको शेल्टर मिलेगा, उसको वुड मिलेगा, टिम्बर मिलेगा। असल में ये स्पीसीज जैसे जैसे ख़त्म होती जा रही है तो हमारी जो जंगलात है उसमें भी खातर पर कमी होगी। एक तो डिफॉरेस्टेशन एक तरफ है, दूसरी तरफ ये एनिमल जो है ना, बर्ड्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये मैमल्स हैं, ये जब फ्रूट खाते हैं तो उसके साथ उसके सीड भी खा जाते हैं और ये मुख्तलिफ जगह पे सीड डिस्पर्स कर रहे होते हैं, जिसकी एक एक लार्ज स्केल पे इनका ये कंट्रीब्यूशन है कि हमारे जंगलात फैल रहे होते हैं। अगर ये इस तादाद में जो कि अगर लैंड एनिमल आप देखें तो 69% है और जो फ्रेश वाटर एनिमल है, आपको पता है कि फ्रेश वाटर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग का है, दूसरा ह्यूमन का है। तो ह्यूमन की वजह से भी ये इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 85% जो है ना हमारे फ्रेश वाटर की स्पीसीज डिक्लाइन हुई है और मरीन स्पीसीज भी हमारी उसी हिसाब से डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि मरीन भी हमें एक फूड सोर्स है ह्यूमन के लिए। अगर ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ पैरेट फिश की। जी। अगर पैरेट फिश जो है ना वो इकोसिस्टम से, मरीन इकोसिस्टम से खत्म हो जाता है तो हमारे जो कि जिस तरह रेन फॉरेस्ट होते हैं लैंड पे, इसी तरह कोरल होते हैं हमारे मरीन में। तो कोरल के साथ तकरीबन 80% मरीन लाइफ की जिंदगी वाबस्ता होती है। उसके ऊपर अलजी आ जाती है और कोरल को बिल्कुल डैमेज कर देती है। और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी कोरल हमारे बहुत ही सेंसिटिव एक लाइफ है जो कि डैमेज हो रही है ह्यूमन बीइंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से भी और उसकी वजह से भी, एल्गल ग्लूम की वजह से भी। बिल्कुल। आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि गैर कानूनी शिकार जो है उससे भी जंगली हयात जो हैं वो कम हो रहे हैं और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका ज़्यादा जंगली शिकार किया जाता है? बिल्कुल बेशक जंगली जी, जो हमारे बड़े एनिमल्स हैं जिसमें लेपर्ड है, बेयर है, ठीक है, इस तरह के एनिमल या जो हमारे एंगोलेट्स हैं, हिरन वगैरह हैं, हमारे पास कई अकसाम के हिरन हैं, वो ज्यादा शिकार इनका हो रहा होता है। बाज जो है ना, जो जिस तरह लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड है और या ब्लैक और ब्राउन बेयर है, उसका शिकार स्किन और मुख्तलिफ मेडिसिन के हवाले से जो है ना इसका शिकार होता है। जैसे आपने सुना होगा बेर की चर्बी से जो कुछ मेडिसिन बनते हैं जो कि लोग जोड़ों के दर्द और इस तरह की चीज़ों के लिए इवन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टर्टल्स हैं हमारे, टर्टल बेतहाशा तादाद में हमारे जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं वो स्मगल हो रहे होते हैं इस मुल्क से।
और चाइनीज मेडिसिन में उसका इस्तेमाल होता है। हमारा पेंगोलिन है, पेंगोलिन के भी स्केल जो है ना बड़ी तादाद में, उस स्केल की वजह से उस बेचारे को खोलते पानी में डुबो दिया जाता है और उसके स्केल निकाले जाते हैं। हम्म। तो इलीगल ट्रेड जो है ना बहुत बड़ा एक असर है जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उसकी कमी की वजह से। मुझे ये सुन जी के हैरानी हुई है सैयद साहब कि ग्लोबल वार्मिंग तो एक फैक्ट है, इसके अलावा गैर कानूनी शिकार हो गया, लेकिन स्मगलिंग भी की जाती है। खैर ये कुछ चीज़ें नहीं हैं जो लोगों को नहीं पता होंगी। बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं जैसे कि दवाइयाँ हो गई, और हम देखते हैं कि जूते, कपड़े, बैग्स जो हैं वो इस तरह से तैयार किए जाते हैं इन जानवरों की खालों के साथ। आप क्या समझते हैं इसके अलावा ऐसी कौन सी वजूहत है जिन पर काबू पाने के लिए जो जंगली हयात है उनको बचाया जा सकता है? जी, एक तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारा इस हमारे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से अपने ऐलान के, आप देखेंगे कि हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो काफी हद तक जो है ना वो ज्यादा हो गए हैं। हम्म। हमारे दो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए हैं, बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज भी हमारे डबल हो गए ऑलमोस्ट। लेकिन क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स और दूसरे कैपिटल की जो कमी है, हम्म। उसकी वजह से इनका जो पहुंचना है वो क्विकली, एक तो पहुंच नहीं सकते उन एरियाज में जहाँ पे इलीगल हंटिंग हो रही होती है, और दूसरा जो है ना उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। बाज औकात हम देख रहे होते हैं हमारे जो रेंजर होते हैं, फील्ड में काम करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए, हम्म। इलीगल हंटर की वजह से वो बेचारे भी हाथ जान से हाथ धो देते हैं। इसकी कई मिसालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं। तो उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, फाइनेंस की, क्योंकि ये इस साल का थीम ही वाइल्ड लाइफ फाइनेंस के ऊपर है। फाइनेंस का हमारा बहुत ज्यादा जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि एक तो हमारी जो जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको फंडिंग की कमी ना हो, दूसरा हमारा जो है ना वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट और उनके हैबिटेट जो है ना वो भी बेहतर अंदाज में जो है ना परवान चढ़ सके। बिल्कुल। फंडिंग के अलावा अगर हम बात करें, कौन से ऐसी बुनियादी इकदामात हैं जो आप समझते हैं कि वो फौरी तौर पर किए जाने चाहिए? जी, उसमें एक तो अवेयरनेस है। ठीक ठीक है। है, सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। घर घर इसकी अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए, हर बंदे को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसको वाइल्ड लाइफ को एक नेशनल थीम के तौर पे जो है ना उसको लेना चाहिए, बिल्कुल। और हर बंदा उसमें कंट्रीब्यूट करेगा तभी हमारी ये नेचुरल रिसोर्सेज और ये इकोसिस्टम जो है ना वो मेंटेन रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मारखोर तो हमारा वैसे भी नेशनल जो एनिमल है वो समझा जाता है। आप क्या समझते हैं कि WWF ने अब तक कितना किरदार अदा किया? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 50 सालों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है वाइल्ड लाइफ इस हवाले से। जी, मैं अगर मार्कोर की बात करें तो मार्कोर किसी जमाने में चंद सौ तक रह गए थे। हम्म। अब हमारे पास ग्लोबली जो है ना वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार हमारे पास इसकी पॉपुलेशन है मार्कोर की। हम्म। और उसमें WWF और वाइल्ड लाइफ ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। दोनों ने मिलके जो है ना उसमें ट्रॉफी हंटिंग इंट्रोड्यूस की है, जिसमें कम्युनिटी खुद जो है ना अपनी कंजर्वेसीज में ट्रॉफी हंटिंग करवाती है, और उसका 80% कम्युनिटी को शेयर जाता है, 20% गवर्नमेंट को जाता है। हम्म। मारखोर तो इस हवाले से जो है ना उसकी हिफाजत भी है। इसके अलावा जो हमारा जो डॉल्फिन है, हमारा फ्रेश वाटर का डॉल्फिन है, वाहिद हमारा डॉल्फिन है जो जो कि फ्रेश वाटर है का है, और ये इस इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से एंडेमिक स्पीसी है, कहीं और दुनिया में नहीं पाई जाती है स्पीसी। बिल्कुल सही साहब। जाते जाते एक ये छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि नौजवान नस्ल को भी इसमें कोई किरदार अदा करना चाहिए? इन जानवरों की हिफाजत के लिए, उनके बचाव के लिए कोई मॉडल या मंसूबा ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिससे हम जंगली जानवरों को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह हमारी नई नस्ल माशाल्लाह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जी। तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। कई सारी टेक्नोलॉजीज हमने उन इन यंगस्टर्स के ज़रिए जो है ना वो लेके हम वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में उसको यूज़ भी कर रहे हैं, और मज़ीद भी ये कर सकते हैं, इस तरह के टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा,
इनसे मेरी रिक्वेस्ट ये भी होती है कि बाज़ औक़ात ये जब वाइल्ड एरियाज में चले जाते हैं तो वहाँ पिकनिक और इस तरह की चीज़ें मनाते हैं, हम्म। वहां पे वो सारा गन कचरा छोड़ देते हैं। अब ये एनिमल जो है ना, उस खाने के चक्कर में, उसकी स्मेल के चक्कर में वो जो हैजर्डस चीजें होती हैं वो खा जाते हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी होती है। तो बिल्कुल। एक तो ये कंट्रीब्यूशन है, दूसरा टेक्नोलॉजी के हवाले से कंट्रीब्यूशन है, और तीसरा अवेयरनेस फैलाने में वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं, ताकि वो अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचा सके उन जंगली हयात के हवाले से, उन्हीं के सिस्टम के हवाले से जहाँ ये रहते हैं एनिमल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सैदुल इस्लाम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आज की जो बातें मुझे पता चली हैं वो ये हैं कि इदारों के अलावा आम पब्लिक जो है वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी हम कुछ बात करेंगे। गुज़िश्ता दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इस हवाले से कराची के नेपा फ्लाई ओवर के करीब खुले मैनहोल में गिरकर 3 साला नन्हे इब्राहिम की अलमनाक हलाकत पर KMC की हालिया तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की बराह रास्त जिम्मेदारी BRT रेड लाइन मनसूबा और करीबी निजी स्टोर इंतज़ामिया पर ये जिम्मेदारी जो है वो आयद की गई है, जिन्होंने खुदाई, निकासियाब के निज़ाम में मुदाखलत और आर्जी कवर्स की तनसीब में शदीद गफलत का मुजाहरा किया है। जैसे कि हमने देखा कि जो मैनहोल है उसके इर्द गिर्द कोई भी ईंट पत्थर नहीं रखा गया है, कोई भी समटाइम्स हम देखते हैं कि कोई ऐसा चीज़ रख दी जाती है जिससे आइडिया हो कि वहाँ पर एक मैनहोल है, जिसके आसपास नहीं जाना है, उससे एहतियात बरतनी है। ये भी इंकशाफ किया गया है कि मंसूबा शुरू करने से पहले KMC को एतमाद में नहीं लिया गया है, जबकि गैर मियारी ढक्कन और खुला छोड़ा गया मैनहोल बच्चे की मौत का फौरी सबब बने हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बच्चे के घर जाकर अहले खाना से मुआफ़ी तलब की थी और एतराफ़ भी ये किया कि बतौर मेयर वो शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इस बार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जिस तरह से एतराफ़ किया है वो हमने देखा। उन्होंने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी बच्चों की हलाकत पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए फौरी इजलास भी तलब किया है और मुतल्लिका इदारों के ज़िम्मेदार अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। इसी सिलसिले में KMC से टाउन म्यूनसिपल और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, रेवेन्यू और पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान मुअत्तल या ओहदे से भी हटा दिए गए हैं। इस वाक़े के बाद मासूम 3 साला नन्हे इब्राहिम की ज़िंदगी को निगल जाने वाला ये खुला मैनहोल ना सिर्फ एक दर्दनाक इंसानी सानिया बना है, बल्कि ये भी वाज़ेह करता है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, निगरानी और जवाबदेही के निज़ाम में मौजूदा खामियाँ शहरियों की जानों के लिए मुसलसल ख़तरा बनी हुई हैं। अब हमारा सवाल ये है कि आखिर कब तक बड़े तरक्याती मनसूबों और शहरी इंतज़ामिया में ऐसा ठोस निज़ाम कायम होगा जो कि शहरियों की जान को इस तरह के हादसात से महफूज रख सके। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो गुज़िश्ता दिनों पेश आया है। अगर मैं बात करूं कि एक रिपोर्ट भी सामने आती है, लेकिन अभी आप क्या समझते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया है या फिर आप समझते हैं कि गफलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या जो आज से 3 दिन कबल हुआ और जिसमें एक नन्हा मुन्ना बच्चा इब्राहिम, उसकी जो है वो अपनी जान से चला गया जी। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। अब बात यह है कि हुकूमत ने इसके हवाले से कुछ एक्शन लिए हैं। उन्होंने कोई इजलास बुलाया है और इजलास बुलाने के बाद DSP और SSP को मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि आपको जो कार्रवाई करना है आप कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, लेकिन अगर पहले ये गफलत से बेदार हो जाते और इक़दामात कर लिए जाते तो उम्मीद इस बात की थी कि ये वाक़या पेश नहीं आता। बिल्कुल। अब देखें ना, ये सड़क जो है वो जहाँ ये वाक़या पेश आया, ये BRT जो ट्रांस कराची कंपनी है उसके तहत यहाँ BRT रेड लाइन बन रही है। ये पूरी शारा 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, सफूरा से लेकर मज़ार कायद तक, और इस शारा पर जो है वो काम जारी है, जहाँ जगह जगह टूटे हुए गटर आज भी मौजूद हैं, मेन होल कवर खुले हुए हैं,
पानी बह रहा है, गड्ढे पड़े हुए हैं, आपने कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया। तो ये कराची के मंसूबों का यही हाल है कि जिसके नतीजे में लोग का कारोबार भी तबाह हो रहा है, बच्चों की, नौजवानों की ज़िंदगियां भी जा रही हैं। और देखें, ये तो वाक़या हुआ बच्चे का जिसमें इसकी डेथ वाक़ हो गई और ये वाक़या पूरे शहर के को सोगवार कर गया। लेकिन इसी मंसूबे के साथ आप देखें ना, पिछले दिनों एक नौजवान 6 महीने कौमे में रहने के बाद उसकी वो डेथ हो गई। वो यहाँ लगे हुए बैरियर से टकरा गया, रात के अंधेरे में बैरियर नज़र नहीं आया उसको, और वो फूड सप्लाई का काम करता था। इस तरह के 2-3 वाक़यात पहले हो चुके हैं। तो हम तो खुदारा इस बात की हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि एक तो यूनिवर्सिटी रोड को असल हालत में बहाल किया जाए। ये रेड लाइन लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बन गई है, लोगों की जानें निकल रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको शहर के हालात सुधारना है, इन वाक़यात का तो नोटिस लीजिए। इसके हवाले से जो आपने कमेटी बनाई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, वो आप ज़रूर उसकी रिपोर्ट्स लेकर आइए मंजर आम पर। लेकिन शहर में अगर आप चाहते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो तो इख्तियारात निचली सतह पे तकसीम करें। यहाँ इतने इदारे हैं और वो सारे इदारे सूबाई हुकूमत के मातहत काम कर रहे हैं। इनको बल्दियाती सतह तक मुंतकिल किया जाए, टाउन की सतह पर मुंतकिल किया जाए, कोई कोऑर्डिनेशन का निज़ाम बनाया जाए ताकि खुदा न खास्ता आइंदा ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ। बिल्कुल मुनीर साहब, अगर कराची में इस तरह के बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि कमी कहाँ पर रह जाती है? कोऑर्डिनेशन में कमी होती है, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, कोई ऐसा हिफाजी ऑडिट निज़ाम होना चाहिए जो कि इन सारे मामलात की निगरानी करे कि मंसूबा कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ। हम देखते हैं मंसूबा शुरू होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची में जो मंसूबे हैं, आप ज़रा हुक्मरान जमात हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब से ये पूछ लीजिए कि करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा। 2 साल की डेट थी, 3 साल मुकम्मल होने को आ गए हैं। रेड लाइन का मंसूबा ये देखिए ना, 2016 में शुरू हुआ, इसकी फैसिलिटी बनना शुरू हुई, 3 साल में फैसिलिटी बनी, 24 में मुकम्मल होना था। अब इसके इम्कानात नहीं है कि आइंदा भी ये 3-4 साल तक मुकम्मल होगा। बजट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह आप देखें, जहांगीर रोड खुदी हुई है और आप जौहर के अंदर अंडरपास बनाने के नाम पर आपने खोद दिया है, कोई ऑल्टरनेट नहीं देते ना, जिसके नतीजे के अंदर मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारी, लोग गिर रहे हैं, हादसात हो रहे हैं और इन हादसात के नतीजे में लोग अपनी जानों से जाते हैं। तो हुकूमत सिंध ना पहले प्लानिंग करती है मंसूबा बनाने से पहले, और ना मंसूबा जब शुरू किया जाता है तो लोगों को कोई फैसिलिटेट किया जाता है कि ऑल्टरनेट दे, और ना ही जो है वो मंसूबा मुकम्मल होने के बाद भी वो मंसूबा लोगों के लिए मुसीबत का बायस ही बनेगा। अब ये रेड लाइन अगर मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो हुकूमत सिंध को मजीद जो है वो मुंह छुपाना पड़ेगा इनको, ये लोगों के लिए अजाब बन जाएगा। आप 200 बसें चलाने के लिए तो इतना बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, 103 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए ना कि जो दाएं बाएं ट्रैफिक चल रहा होगा उसका हाल तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी रोड एक बेहतर हालत के अंदर थी, लिहाजा हमारा मुतालबा तो ये है कि यूनिवर्सिटी रोड को अपनी असल हालत में बहाल किया जाए और इन सारे मंसूबों को जो शहर के अंदर शुरू किए हैं आपने, इनकी कोई हतमी तारीख दी जाए, बताया जाए कि कौन सा मंसूबा कब मुकम्मल होगा। पानी का मंसूबा 22 साल हो गए, वो मंसूबा मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मंसूबा 26 अरब से शुरू हुआ था, 86 अरब रुपए आज तक खर्च हो चुके हैं, मंसूबा 150 अरब पे पहुंच गया है, लेकिन मंसूबा इन नायल हुक्मरानों का के नतीजे में, रिश्वत के नतीजे में, करप्शन के नतीजे में, बदइंतजामी के नतीजे में लोगों के लिए वबाल बन गया है। बिल्कुल मुनीम साहब, गुज़िश्ता दिनों जो कल की बात है, एक रिपोर्ट सामने आती है KMC की जानिब से जिसमें BRT रेड लाइन को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा वो स्टोर है जिसके सामने ये मैनहोल था उसको ज़िम्मेदार ठहराया गया है। आप समझते हैं कि काफ़ी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वो आप देखें आपने मुअत्तल किन लोगों को किया? आपने मुअत्तल कर दिया DSP को, आपने मुअत्तल कर दिया SSP को कि SSP ने उस कचरा चुनने वाले बच्चे को अपने दफ्तर क्यों बुलाया। अरे भाई ये तो ना कीजिए ना, ये तो मजाक है ना। आप असल जिम्मेदार, अब BRT रेड लाइन का मंसूबा किसके तहत चल रहा है? कोई जवाबदेह है? हुकूमत सिंध जवाबदेह है जिसने BRT मंसूबा शुरू किया। ये इस वाक़े के नतीजे में तो टॉक ऑफ द टाउन बन गया ना ये वाक़या। लेकिन कितने हादसात हो चुके हैं और कितने हादसात हुए हैं कि जिसके अंदर लोग जख्मी हुए हैं। मैं खुद ऐसे ख़ानदान को जानता हूं कि जिसका बेटा रात को जा रहा था, सामने बैरियर नज़र नहीं आया, घुप अंधेरा था, ना आप लाइटिंग करते हैं, ना आप प्रॉपर डाइवर्जन देते हैं, ना लोगों को मुतबादिल देते हैं, लोग बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं, वो नौजवान उसकी आंख ज़ाया हो गई।
अब आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? जिस फर्द की आंख जाया हो गई, जिसका जबड़ा टूट गया, तो ये हुकूमत सिंध भी तो जिम्मेदार है ना। शर्जील मेमन साहब बताएं कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा? ये मंसूबा तो इसी तरह जाने लेता रहेगा अगर ये चलता रहा तो। बिल्कुल। जहाँ तक अब हम बात कर रहे हैं ज़िम्मेदारों की, तो हमने देखा कि जो बच्चा तो हम देखते हैं कि आम पब्लिक में उस तरह से अवेयरनेस हमें सामने नज़र नहीं आती है। लोग फुटेज बनाना शुरू कर देते हैं इस तरह के वाक़यात की। लेकिन अगर मुनम साहब हम देखें, एक छोटा बच्चा जो है उसको पता है कि पानी का फ़्लो किस तरफ है, और बच्चा जो है जो कि मैनहोल में गिरा है वो किस तरफ जा रहा है और वो कहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर जाके पानी का फ़्लो रुकेगा, ये एक छोटा कचरा चुनने वाला बच्चा जो है वो बता सकता है। लेकिन हमारे इदारे जो हैं उनको नहीं पता कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है और वो किस तरह से काम कर रहा है। देखिए हमारे जो इदारे हैं ना, ये इदारे तो पिछले 30 साल में करप्शन का गढ़ बन गए हैं जी। इन इदारों में जिस तरह के लोग भर्ती किए गए, जो तनख्वाहें इदारों से लेते थे लेकिन नौकरियां कहीं और करते थे, हाजिरियां कहीं और लगाते थे, ये MQM का तोहफा है। ये इसी तरह पीपल्स पार्टी का तोहफा है जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो, KDA हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, या इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, ये सारे इदारे करप्शन का गढ़ बने हुए हैं। इन इदारों के पास अब पहले इदारों के अंदर मैपिंग होती थी कि कौन सा नाला कहाँ जा रहा है, और कम से कम किसी भी मौके पर लोगों को पता होता था, ऐसे अफसरान मौजूद होते थे, ऐसा अमला मौजूद होता था। अब ये फारिग हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि वाकया होने के 6-6, 8-8 घंटे तक तो अमला ही नहीं पहुंचता, मशीनरी ही नहीं पहुंचती। ये कराची शहर का हाल है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो उन लोगों को शर्म करना चाहिए ना, जो इन इदारों के ऊपर पर मुसल्लत हैं, जो इस वक्त जो है वो KMC के ऊपर मुसल्लत हैं, काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए ना। उनको खुद भी वहाँ मौजूद होना चाहिए था। इसी तरह कम से कम वहाँ प्रॉपर मशीनरी तो पहुँच जाती ना। अब मशीनरी ना होने के नतीजे के अंदर, प्रॉपर मालूमात इंफॉर्मेशन ना होने के नतीजे के अंदर, देखिए 14 घंटे 15 घंटे इंतजार करना पड़ा ताकि वो बच्चा किसी जगह पहुंच गया, एक कचरा चुनने वाले ने उसको देख लिया, जिसके नतीजे में उसकी बॉडी मिल गई। बिल्कुल, ये तो एक अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अगर हम कराची जाएं तो फ़र्ज़ करें, अगर हम लाहौर की बात करें, मैं लाहौर में हूँ और मैं कराची विज़िट के लिए जाती हूँ, तो मैंने देखा कि कराची में एंटर होते साथ जो फ़ील आती है सबसे पहले वो ये आती है कि हम शायद 10 साल पीछे चले गए हैं, 15 साल पीछे चले गए हैं। हमने देखा कि कितने सालों से, इस तरह से दहाइयों से अगर हम कहें, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो देखने में आ रही है। लेकिन जो मनसूबे शुरू किए जाते हैं, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, वो ख़त्म नहीं किए जाते हैं। तो कराची की इस तरह की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? जबकि कराची हम देखते हैं कि मईशत के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा तरक्की जो है वो कराची से होती है। देखिए कराची के इस पूरी की तबाही का जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी है। इन्होंने MQM ने पिछले 30-32 साल में इस शहर को बर्बाद कर दिया। इस शहर की अखलाकियात, इसकी इक़दार, इसकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही की जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी पिछले 17 साल से मुसलसल बराजमान है। और देखिए ना, 2008 से लेकर 2014 तक तो ये सारे हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। ये सारे इदारे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो, या फिर इसी तरह दीगर जो इदारे हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, ये सारे इदारे इन्होंने मिली भगत से अपने मुफादात के लिए, ये सारे इदारे शहर के इदारे थे, इस इदारे को इन्होंने बेच दिया और इसके नतीजे के अंदर मिली भगत के ज़रिए। और आज ये सूरत हाल है कि जो भी इदारा है वो अपना काम नहीं कर रहा जिसको काम करना चाहिए था, और लोग मसाइल का शिकार हैं। तो तबाही की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है। आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, लेकिन इनको कराची से कोई गर्ज नहीं है। नून को तो कराची से कोई गर्ज नहीं है। उसके नज़दीक तो वज़ीर आज़म साहब के नज़दीक तो कराची कोई शहर ही नहीं है। वो 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से कराची आए, 4 घंटे के लिए आए, एक तकरीब के अंदर शरीक हुए, 2 ताज़ियतें की और चले गए। भाई एक शहर है, ये आपको रेवेन्यू देता है, 42% इनकम टैक्स देता है, सूबे की मईशत को चलाता है, 96-98% सूबे का रेवेन्यू ये शहर देता है। आपने इस शहर के साथ ये सलूक किया है। ये शहर जारी बात है परेशान है ना इस वक्त। ये शहर जो है वो शहर के मसाइल है ना, इसको एड्रेस कौन करेगा? यही हुक्मरान करेंगे ना, जो मुसल्लत कर दिए गए हमारे ऊपर जो है फॉर्म 47 की शक्ल में। बिल्कुल, सूबाई हुकूमत के अलावा वफाकी हुकूमत भी जो है वो इस तरह से जिम्मेदार दिखाई दे रही है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक कहते हैं आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में।
जैसे कि आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने बिलाखिर कल 25 साल बाद बसंत की महदूद और मशरूत इजाज़त दे दी है। इस फैसले ने एक बार फिर से अवाम में जोश भी पैदा किया है और बहुत सारे सवालात भी पैदा किए हैं। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब पतंगबाजी सिर्फ सख्त हिफाजती असूलों के तहत ही हो सकेगी, जिसमें धाती या तेज़ धार डोर के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद और भारी जुर्माने भी शामिल हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चों की पतंगबाजी पर पाबंदी, वालिदैन की जिम्मेदारी, रजिस्टर्ड दुकानदारों से पतंग की खरीदारी, QR कोड, डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तदाबीर भी इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत बसंत की वापसी को महफूज बनाना चाहती है। ये नए कानून शहरियों को किस हद तक महफूज बना सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक साहब। अदनान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, प्रोग्राम में आए आप। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि रिवायात को बरकरार रखने के लिए आपने समझा मेरी तरह कितना ज़रूरी था बसंत को दोबारा से इस तरह बहाल करना और स्पेशली इजाज़त देना? देखिए, बसंत है क्या, ये पहले जानना ज़रूरी है। एक त्यौहार है। त्यौहार कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया? ये एक संस्कृत का लफ्ज़ है जी, जिसका असल माने वसंत। वसंत से बिगड़ता हुआ ये बसंत हो गया। और ये हिंदुओं की एक सरस्वती देवी है। अच्छा। उनके ये एजाज़ में एक तकरीब हुआ करती थी जो मौसम बहार में हुआ करती थी, और उसमें मौसम बहार के उसमें येलो रंग जो है, पीले, जब सरसों पक जाती है तो उस वक्त सर्दियों के फ़ौरन बाद जब बहार का मौसम शुरू होता है, अच्छा, उस वक्त ये मनाई जाती थी। और वैसे भी एक रवायत है कि आई बसंत पाला उड़ंत, सर्दी चली गई। अब हमारे मुसलमान मुग़ल बादशाहों ने, बाबर ने और इन्होंने जहांगीर ने, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा वसअत दी। अच्छा। और ये बाद में जो है ये सूफिया कराम इसमें इन्वॉल्व हुए, और सूफिया कराम के मज़ारों पर जब उनके उर्स हुआ करते थे उस वक़्त ये बसंत के मुकाबले हुआ करते थे। और हमने भी देखा आज से 30 साल पहले बादशाही मस्जिद के पहलू में मीनारे पाकिस्तान पर इसके मुकाबले हुआ करते थे, बाकायदा ट्रॉफ़ी रखी जाती थी, इनामात रखे जाते थे और लोगों को वो किया जाता था। और उस वक़्त ये होता था कि जब किसी की को बसंत कट जाए, डोर कट जाए, तो उसको अपने हाथ से तोड़ देता था। अच्छा। ये जब नुकसान होता है, ये जब वो खींचना शुरू कर देते हैं लूटने वाले, उस वक़्त ये नुकसान होता है। और 2001 या 2 में ये एक चाइना ने केमिकल डोर तैयार की थी, जिसकी वजह से वो जो बंदा केमिकल डोर के साथ अपनी पतंग उड़ाता था उसकी पतंग कटती नहीं थी। तो ये एक रवाज इस तरह का गलत हुआ। फिर लूटने वाले आ गए, फिर उन्होंने तंदी, मोटी तंदी जो टूटती नहीं है, और उसके बाद लोहे की तार, ये जो मोटरसाइकिल के क्लच वगैरह पे तार निकलती है, वो आगे लगा के, तो उन्होंने उसको हम कहते हैं चिंबोड़ना, गुडियाँ चिंबोड़ना, जो लुटी हुई है। अच्छा। एक बड़ा सा ढांचा लेके, अच्छा, और उसके बाद उसको चिंबोड़ना शुरू कर दिया, या जो गुड्डी कट गई है उसको अपने साथ वो लपेट के तो उतार खींच लेते थे, लूट लेते थे। उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था। ये जो केमिकल डोर आई, धाती डोर आई, शुरू एक्चुअली ये मुझे भी अभी पहली बार पता चला, और बहुत सारे लोगों को ये पहली दफ़ा ही सुनने में आया होगा कि चाइना की जानिब से ये जो शरारत है वो की गई है केमिकल की वजह से। और केमिकल डोर कटती नहीं थी। वो हमारा जो शीशा है, हम खुद इस्तेमाल करते रहे, पतंगबाजी करते रहे, हम खुद वो शीशे से वो डोर तैयार, धागे से डोर तैयार किया करते थे। फिर ये इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, और एक वक्त था जब ये पाकिस्तान में मनाई जाती थी, तो पहले इंडिया में होती थी और उसके बाद पाकिस्तान में। और कई लोग हमारे जब इतने हालात कशीदा नहीं थे तो इंडिया में इसका त्यौहार मनाने जाते थे, लेकिन इंडिया वालों ने अभी इस पर पाबंदी नहीं लगाई। वो इसलिए कि उन्होंने पतंग का एक साइज़ मुकर्रर कर दिया। अच्छा। उस साइज़ से बड़ी पतंग नहीं उड़ेगी। ठीक। और डोर भी जो है वो सिर्फ खुद तैयार करदा जो डोर होगी वो होगी। तंदी, केमिकल और ये तार जो है, इलेक्ट्रिक तार, ये सारी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, जिस वजह से फिर हुआ कि चूँकि इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ये जो है सिस्टम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उस पर जब ये लोहे की तार गिरती थी तो हमारे कई ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाते थे, और जब वो मोटरसाइकिल सवार जा रहे होते थे तो उनके गले पे फिर जाती थी। हमारे यहाँ देखें रवाज तो अब तो गवर्नमेंट ने सख्ती की है, अगर गवर्नमेंट इसी तरह सख्ती करती, मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपना हेलमेट पहनते, तो शायद इतनी अमवात ना होती। अच्छा, मेरा सवाल ये है, ऑर्डिनेंस तो आ गया जिसमें बहुत सारे कवानीन भी हैं, आपको क्या लगता है कि अमल दरामद हो पाएगा?
देखें, रियासत जो कुछ करना चाहे वो कर सकती है। रियासत जो है वो कहते हैं माँ लेकिन के हम देखते हैं कि कुछ अर्सा के लिए होता है, उसके बाद सब लाइट लेते हैं उसको। नहीं, इस पे जो है ये बसंत अभी जो उन्होंने खोली है ये चंद एक दिन के लिए होगी, 2 या 3 दिन के लिए। अच्छा। अब इसमें एक गलत रवायत ये आ गई कि अब नाइट बसंत भी होने शुरू हो गई है। सारा रात जो है वो सफ़ेद गुड्डे उड़ाते हैं, सफ़ेद पतंगे उड़ाते हैं। मेरा ख्याल है कि एक ये गुड्डे 2 किस्म के होते हैं। एक पतंग होती है अच्छा। जो इस तरह टेढ़ी तिरछी सी होती है, वो ज़्यादा ज़ोरावर होती है। वो ज़्यादा उसके लिए मोटी तंदी और मोटी धार की ज़रूरत होती है, उस पर पाबंदी लगा दें। ये जो गुड्डे हैं इनका एक साइज़ मुकर्रर कर दें, छोटी पतंगों का उस साइज़ मुकर्रर कर दें तो कभी भी इतना हमारे नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के SOPs बनाए। अब वो कह रहे हैं जी हम उस पर QR कोड लगा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये सब फजूल बातें हैं। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यही चीज़ें मेरे जहन में भी आ रही थी। हमने देखा कि कहा कि गैर कानूनी तौर पर जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज जो हैं जहाँ पे बन रहे हैं ये गैर कानूनी पतंगे बन रही हैं या डोरे बन रही हैं, उन पर छापे मारे जाते हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? जो QR कोड भी है और शॉपकीपर्स को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी, कैसे पता चलेगा कि रजिस्टर्ड पतंग जो है वो रीयूज भी होती है। एक गुड्डी कट गई, उस पर QR कोड है कि जी किसकी थी, ठीक है। उसके बाद अब नए बंदे ने लूट ली, उसने चलाना शुरू कर दी, वो उड़ा रहा है, तो उस पर कैसे वो मतलब उसको QR कोड पे अमल होगा? ये सारी एक गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन, मेरा ख्याल है कि ये फजूल है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये जो इस पर पाबंदी लगी है ये एक्चुअली लगी है 2005 में थी जब इक्का दुक्का वाक़यात हुए। अच्छा। और उसके बाद ये थी पार्शली थी, लेकिन 2007 के बाद इस पर मुस्तकिल पाबंदी लगा दी गई थी। और उस वक्त के CM थे चौधरी परवेज़ लाई साहब, उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई थी जब इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हुए कि जिनमें मासूम बच्चे जो मोटरसाइकिल के आगे बैठे हुए उनके गले कटे या मोटरसाइकिल सवारों के। अब वो तो अपनी स्पीड में जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ना डोर इतनी बारीक होती है, वो नज़र भी नहीं आती। कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं, कुछ उधर से खींच रहे हैं, तो उसमें एक तनाव सा आ जाता था। वो तनाव वाली डोर जब फिरती थी तो वो तो खींच रहे होते थे किसी छत पे बैठ के। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उन्होंने ये करना ही है त्यौहार, अव्वल तो लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करना ही है तो फिर इसको महदूद करें, इसको छतों से निकाल के, गलियों कूचों बाज़ारों से निकाल के खुले मैदानों में ले आएँ और उसका टाइम मुकर्रर कर दें कि ये होना चाहिए, ये खुली जगह पे हो जाए। जिस तरह ये बैरिया टाउन का इलाका है या हमारे पास दूसरा एक्सपो का इलाका है, जितने हमारे पास हैं। आजकल तो इतनी सोसाइटीज़ आ चुकी हैं और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये बकर मंडी लगती है शहरों से दूर, इसी तरह ये बसंत की जो त्यौहार है ये भी शहर से दूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा कि खुले मैदानों में होने चाहिए, पहले तो महदूद पैमाने पर होना चाहिए, और स्पेशली जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ज़्यादा इसकी जद में आते हैं। बिल्कुल। तो हेलमेट के अलावा कोई और कौन सी आप एहतियाती एक वायर है, हमारे एक दोस्त हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन, जो बसंत त्यौहार मनाया करते थे। अब आजकल वो एंटी नारकोटिक्स काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एरियल तैयार किया था कि मोटरसाइकिल सवार जो वो एरियल इस तरह का टेढ़ा होता था, वो उसको पूरा कवर कर लेता था। और वो जो डोर अगर चल भी रही होती थी तो वो एरियल के साथ लगती थी, मोटरसाइकिल सवार को के लिए हार्म नहीं होती थी। ठीक। तो इस तरह के एरियल जो है गवर्नमेंट इस पे जब दे रही है, हेलमेट के लिए दे रही है, लोगों को इमदाद दे रही है, हेलमेट दे रहे हैं, इसी तरह का हर मोटरसाइकिल सवार को कहें कि भाई वो लेकिन अदनान साहब हेलमेट महंगे हो गए, हमने देखा वो ट्रैफिक कवानीन की जो चालान हो रहे हैं। तो जितने तलब और रसद का कानून है, जब किसी चीज़ की तलब बढ़ती है तो उसकी रसद कम हो जाती है। अमल दरामद क्यों नहीं होता, आप ये बता सकते हैं? ये गवर्नमेंट जो है इसको चाहिए कि वो खुद जो मोटरसाइकिल कंपनियां हैं उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट करें। जब वो लेते हैं, कोई भी बंदा मोटरसाइकिल लेता है तो उसको कहें कि जनाब ये इस पे आप ये मोटरसाइकिल साथ उसी कीमत में दें, कंपनसेट करें उन्हें। 700-800 का, 900 का, 1000 का मोटरसाइकिल आ जाएगा। बिल्कुल। हमारे मोटरसाइकिल की कीमतें देखें, एक हफ्ते कुछ और होती हैं, एक हफ्ते के बाद कुछ और होती हैं, हज़ारों की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन उनको चाहिए कि मोटरसाइकिल कंपनियों को पाबंद करें, बेचने वालों को, कि वो साथ हेलमेट लाजमी दें। बिल्कुल। ऑर्डिनेंस भी आ गया। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत के पास कौन सा ऐसा महफूज मॉडल है इस त्यौहार को मनाने के लिए जो अभी अपनाया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट, मैंने जैसे कहा कि रियासत माँ की तरह होती है। अब हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, पीरा बन गई, एनवायरनमेंट की अपनी फोर्स बन गई, महकमा माहौलियात का जो है
उन्होंने अपनी फोर्स बना ली है, वाइल्ड लाइफ वालों ने अपनी फोर्स, इतनी फोर्सेज हैं। गवर्नमेंट अगर चेक रखना चाहे तो रख सकती है, लेकिन तो उसके वैसे बहुत सारी फोर्सेज हैं ऑलरेडी। वही मैं कह रहा हूँ ना अच्छा। कि इसी तरह बसंत की भी एक फोर्स बना दें, लेकिन बसंत तो 2 दिन का खेल है सिर्फ, बिल्कुल ऐसे ही पर नाइट बसंत पे पाबंदी लगा दें। 2 दिन मोटरसाइकिल सवारों को कहें कि भाई आप घर में महदूद रहें, या आप वो एरियल लगवा लें, हेलमेट पहने एरियल लगवा लें, यही सूरत हाल हो सकती है। और इसको ज़्यादा जो है वो लामहदूद ना करें, बस महदूद कर दें 2 दिन के लिए, साल में सिर्फ 2 दिन हो। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है आप शायद उसी वायर की या एरियल की बात करें, एक बारीक सी स्टिक होती है। लास्ट ईयर जब बसंत के दिन आए थे तो हमने देखा कुछ बाइक्स ऐसी थीं जिनके आगे वो लगाई हुई थी। आप शायद उसी की बात करें, बांस की बनी होती है वो? नहीं, वो लोहे की होती है एरियल, और उसके ऊपर उन्होंने ये टेप जो होती है स्कॉच टेप, ये तो लपेटी होती है, एंटीना जो होता है, एंटीना टाइप। अच्छा, बिल्कुल एंटीना ही उसे कहते हैं। चलें कोई बांस की लगा ले, कोई एंटीना लगा ले, जो मर्जी, अपनी सेफ्टी के लिए लगाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मेरा वही सवाल है, क्यों ज़रूरी था बसंत का ये इजाज़त देना, भी क्यों ज़रूरी था? देखिए क्या त्यौहार कोई अपील की गई थी ऐसी? नहीं, ऐसे ही गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज भी रखना चाह रही है अपने मुल्क का, कौम का, आवाम को देना चाह रही है, जहाँ इतनी स्ट्रेस में है कौम। अब हेलमेट, लेकिन जहाँ जाने जा रही हैं इतनी ज़्यादा, हर साल हम देखते हैं और इतने शदीद अफसोसनाक वाक़यात होते हैं कि बस बात करना भी उस पर दुख महसूस हो रहा है अभी। लेकिन इसके बावजूद क्यों? जो खेल ही खूनी है। अभी आज तो हम इस पे डिस्कशन करें ऑर्डिनेंस पे और कवानीन पे, लेकिन अल्लाह ना करे कि कल परसों या अगले कुछ दिनों में हम ये बात करें खूनी खेल बसंत। मैं तो ये वर्ड बोलते हुए भी मेरी तो आवाज़ कपकपा रही है कि ऐसी कोई चीज़ें हमारे सुनने में, अल्लाह ना करे। आपको क्या लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था? देखिए आजकल के दौर में भी जबकि मुकम्मल पाबंदी है, 2007 के बाद गुड्डी डोर तैयार करने पे कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन भी करके बेचते हैं, कुछ बैरून मुल्क भी लेके जाते हैं। ये बसंत का त्यौहार पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसके SOPs हैं। ठीक। एक पतंग का साइज़ छोटा होगा, दूसरा वो उसके लिए धागा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। वो धागे पे पाबंदी लगाएं, कोई केमिकल डोर, कोई इस तरह ना हो। इस तरह तो देखे ना, इस तरह फार्मूला रेस होती है, उसमें कई जाने जाती हैं, वो बंद तो नहीं होती। सही। त्यौहार मनाए जाने चाहिए, सॉफ्ट इमेज मुल्क का, कौम का आगे जाना चाहिए, लेकिन उसको SOPs के साथ अगर कर दें, महदूद कर दें, तो गवर्नमेंट करा सकती है। गवर्नमेंट के लिए कोई भी चीज़ गवर्नमेंट मुश्किल ने यहाँ नहीं एक है। पॉजिटिव चीज़ है, कोशिश की है कि जुर्माने जो हैं वो ज़्यादा किए जाएं। अगर बच्चा छोटा है तो वालिदैन को पकड़ा जाएगा या जो भी सरपरस्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम तरस खाना शुरू कर देते हैं जब लोग खुद अपनी हिफाजत नहीं करते हैं। जैसे कि 2 दिन पहले की बात है, शायद आपके में ये बात हो कि हमारे ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जिसको हेलमेट ना होने की वजह से पकड़ा हुआ था। 2-3 दिन उनको बंद रखा, फिर छोड़ा गया और बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे हैं। नहीं, वो अब हम उनके पैसे लगने पे अफसोस भी कर रहे थे। वो मैं सहरिश आपको बताऊं, वो उसमें हमारे बंदे की गलती थी। अच्छा। हेलमेट होता है सर पे पहनने के लिए, ना कि बाजू पे पहनने के लिए। वो बाजू पे पहन के जा रहा है, भाई हेलमेट भी है तुम्हारे असली पास, कहानी तो आपने और बताई। तुमने बाजू पे पहना हुआ। मैं उसको टेकल कर रहा था ना, अच्छा। लेकिन वो नहीं हुआ ना हमारा। सही। और भी कई एम्प्लॉयज़ हैं, कई हमारे यार दोस्त हैं जिन्होंने किया है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इतनी सख्ती ना करे, एक वार्निंग दे, पहले लोगों को एजुकेट करे, उसके बाद लोगों को करे ना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करे जो भी कानून है। यकदम एक कानून है कि जनाब ये मोटरसाइकिल सवार पीछे है वो भी हेलमेट पहनेगा। लेकिन ये कानून आने से ये पहले हमने अगर हम न्यूज़ चैनल में हैं, हमने खबर पढ़ी है, सोशल मीडिया पे तो आजकल पल पल की खबर आ रही होती है, तो आ रहा था कि ये हो सकता है, इतना जुर्माना हो सकता है, रॉन्ग टर्न पे हो सकता है, या फिर हेलमेट ना पहने तो ये हो सकता है, नंबर प्लेट जाली होगी इस पे हो सकता है। तो लोग क्यों इस पे आपको एक दिलचस्प सूरत बताऊँ, सारे जुर्माने इन्होंने तय कर दिए हैं कि इस वायलेशन पे ये जुर्माना होगा, इस पे ये होगा। मुझे बता दें, आपने भी पढ़ा होगा, जो लोग रात को विदाउट लाइट मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, चिंची चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, उनका कोई उन्होंने SOPs में जिक्र किया हुआ है? नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। मेरे कई दोस्त जो हैं वो इस उहदों पे हैं कि वो जाएँ तो पूरे पंजाब में अमल कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस पे अमल करेंगे तो लोग अफेंड हो जाएंगे। तो इस बात पे नहीं अफेंड होते भाई, रात को आप जा रहे हैं अपने इशारे पर ठीक जा रहे हैं, वो इशारा भी तोड़ेंगे और आप बिल्कुल अंधेरे में, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई एक्सीडेंट इस तरह हो जाते हैं। तो लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत खुद यकीनी क्यों नहीं बनाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ लोगों को तरबियत देनी चाहिए। ये तरबियत प्राइमरी जमात से या छठी क्लास से शुरू हो जानी चाहिए कि रोड के एथिक्स क्या होते हैं, रोड पे चलने के SOPs क्या होते हैं। अब आपने देखा होगा, मैं तो अक्सर देखता रहता हूँ, कुड़ता भी रहता हूँ
कि लोग हैं अपने बच्चों को वो मिल्क शेक वगैरह या कुछ और चीज़ पिला रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, कोई बर्गर शर्गर बाहर से, तो उसके बाद वो फेंक देते हैं बाहर सड़क पे। यही बात आप सऊदीया में, यूएई में करके देखें ना, आपकी गाड़ी भी बंद हो जाएगी और आपको फ़ाइन भी होगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अगर आप किसी को कहेंगे तो कहेंगे तैनू की। बिल्कुल ऐसे मरियम औरंगजेब कह रही थी कि बाहर इससे ज़्यादा जुर्माने होते हैं। हाँ। अच्छी बात है यहाँ पे अगर जुर्माने हैं तो शायद लोगों में इसी वजह से थोड़ा बहुत डर लेकिन उससे पहले जुर्माना देखें, अब एक स्टूडेंट्स है, इनको भी इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस पर एक हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। उसने कहा कि नहीं, जो बच्चे मोटरसाइकिल में गलियों मोहल्लों में जाते हैं उनको भी आपने पकड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप किसी भी इशारे पे जहाँ ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे आपको कोई पुलिस का बंदा नज़र नहीं आएगा, उससे आगे होंगे चंद कदम कि जो वायलेशन करें हम उसको पकड़ें। तो ये तो एक ट्रैफिक पुलिस रेवेन्यू जनरेट करने वाला अदारा बन गया है। ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं और फखरिया कह रहे हैं कि हमने इतने करोड़ आज कर लिए, इतने करोड़ कर लिए। समटाइम्स इदारे भी अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नजर आते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही तफसीलन गुफ्तगू रही है पतंगबाजी पे और बसंत के हवाले से। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अभी हम कुछ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान आइडल के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत और मुनफरिद आवाज़ के मालिक, सोशल मीडिया पर तेज़ी से मकबूलियत हासिल करने वाली बासलाहियत एक सिंगर समिया गौहर, जो कि अपनी सुरीली आवाज़ और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंसेस के बायस समिया ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हैं बल्कि पाकिस्तान आइडल जैसे उभरते हुए प्लेटफॉर्म्स पर सितारों में भी नुमायां जगह बना चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में हम उनकी मौसीकी के सफ़र, उनके चैलेंजेस और कामयाबियों के बारे में बात करेंगे और उनकी खूबसूरत आवाज़ में आज कुछ सुनेंगे भी। सबसे पहले तो समिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतनी मसरूफ़ रही हैं आप, पाकिस्तान आइडल में जा रही थी, और कैसे वक्त निकाला आपने आज हमारे लिए? बस थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और सो हैप्पी टू बी हेयर। पाकिस्तान आइडल बस चल रहा था, हमारी रिकॉर्डिंग्स और सब कुछ चल रहा था, तो मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा श्योर, आईड लव टू बी हेयर। अच्छा, वो तो कराची में नहीं हो रहा? जी कराची में हो रहा है, बस कुछ गैप था, कुछ नेक्स्ट स्पेल में गैप था, तो उन्होंने फिर हमें वापस भेजा, बिकॉज हम 1 महीने से वहाँ पे थे, तो उन्होंने फिर हमें अब वापस भेजा कि आप लोग जाएँ, अपने पेरेंट्स से मिलें और थोड़ा फ्रेश होकर फिर दोबारा आएँ नेक्स्ट राउंड्स के लिए। समिया, मेरे जहन में जो एक बात आ रही थी, वो मैंने देखा कि आप जैसे जो सिंगर्स होते हैं स्पेशली इस एज में, वो इतने मुश्किल गाने नहीं पकड़ते हैं। तो मैंने जितने भी आपके गाने सुने हैं वो बहुत मुश्किल गाने रहे हैं। कैसे चूज़ किया आपने? नहीं, बस एक कंपटीशन में आपको पता है फिर मुश्किल गाना ही गाना चाहिए ताकि आप आगे क्वालिफाई कर सको। वैसे तो इसीलिए बस मैं पाकिस्तानी गाने, और आपको पता है इतने खूबसूरत हैं और लोग तो बल्कि इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान आइडल ने एटलीस्ट ये स्टेप लिया है कि वो पाकिस्तानी गानों को कर रहे हैं प्रमोट। तो इसी तरह अभी जो मैंने गाना रिसेंटली जो राउंड में गाया था, गाला राउंड में, वो था चेत चढ़िया हुमैरा चन्ना जी का। तो लोग वही कॉमेंट्स कर रहे थे नीचे कि इतना खूबसूरत गाना हमने सुना ही नहीं हुआ था। बहुत लोगों ने सुना हुआ था, वो ऑलरेडी बहुत फेमस था, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना हुआ था वो यही कह रहे थे कि हमने नहीं सुना हुआ ये गाना। तो थैंक्स टू पाकिस्तान आइडल कि उन्होंने हमें ये गाना इंट्रोड्यूस करवाया। तो गाने मुश्किल भी होते हैं कंपटीशन के लिहाज से, तो फिर इसीलिए कंपटीशन के लिए लोगों के साथ साथ जजेस भी आपसे बहुत मुतासिर होते हैं, जैसे उन्होंने हमारा चन्ना से आपकी बात भी करवाई जी थी। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा समिया, आप क्या कर रही हैं सिंगिंग के अलावा? स्टडीज़ में क्या कर रही हैं? स्टडीज़ में मैंने ग्रेजुएशन कर ली हुई है। मैंने बैचलर्स इन म्यूज़िक किया है और फ्रॉम NCA, और मैं काम कर रही हूँ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर विद अली मुस्तफ़ा भाई। अच्छा। उनका प्रोडक्शन हाउस है अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शंस, उसमें एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम करती हूँ और हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं गवर्नमेंट के और इस तरह से। सो या आई एम वर्किंग एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। आपने अपनी स्टडीज़ जो हैं वो भी इसी में शुरू की हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या कब से ये ख्याल जहन में आया कि मुझे सिंगर बनना है? सिंगर बनने का तो ख्याल मुझे व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, pre-9th, तो तब मेरे टीचर ने सुना था स्कूल में मुझे गाते हुए, तो म्यूज़िक टीचर ने, तो उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स से परमिशन ली थी कि अगर हम इसको किसी क्लासिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएं, क्लासिकल म्यूज़िक के कंपटीशन में, तो क्या आप अलाउ करेंगे? तो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया। लेकिन मैं नाते वगैरह हमेशा से बचपन से ही पढ़ती थी, 3 क्लास से मैं नाते पढ़ती थी।
तो और मेरे घर वालों को नहीं पता था, मैंने ऐसे रैंडमली बस स्कूल में एक दिन नात कंपटीशन था तो मैंने वहाँ पे नात पढ़ी और मेरी पोजीशन आ गई, तो मैंने घर आके प्राइज़ दिखाया घर वालों को कि मैं जीत के आई हूँ। तो दे वर लाइक अच्छा मतलब ये कर सकती है, तो उनको नहीं इतना पता था। फिर उसके बाद से मैं नाते ही पढ़ती रही, अभी भी पढ़ती हूँ। तो फिर स्कूल में जब टीचर ने सुना, सर यहाँ मेरे टीचर म्यूज़िक टीचर थे जहाँ से मैंने प्रॉपर्ली शुरू किया, और 2016 में तो अब लाइक इट्स 2025, तो मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं गाते हुए। तो तब अच्छा, से मेरे जहन में ये बात आ रही है कि जब बच्चे की आवाज़ प्यारी होती है तो पेरेंट्स तो कहते हैं घर में, जब भी उनके रिश्तेदार घर में आते हैं तो वो तो कहते हैं चलो ये सुनाओ, तो आपको घर वालों ने जज नहीं किया, स्कूल में जज किया गया? हाँ जी, नहीं पहले नहीं कहते थे, लेकिन जब उनको पता लग गया ना कि ये गाती है, हाँ। फिर कोई भी आता था घर में या कुछ भी होता था तो अम्मा पापा कहते थे कि गाना सुनाओ। मुझे सबसे बुरा लगता था कि घर में कोई आया उसको गाना सुनाना। अच्छा। सबसे बुरा लगता गई थी, मैं ऐसे उससे देखती थी कि क्यों कह रहे हैं, मैंने नहीं सुनाना। तो मुझे एक अजीब सा लगता था ऐसे गाना सुनाना, कि कोई भी आया तो कहते हैं गाना सुनाओ या नात पढ़ो। तो नात पढ़ना तो ठीक है, हाँ सुना, तो गाना अजीब ही लगता था कि बस ठीक है। लेकिन वो एक आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया तो यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान आइडल की बात करें तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, तो वहाँ तक पहुँचना कितना आसान रहा, कितनी मुश्किल पेश आई? आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। लाहौर में जब ऑडिशंस हुए तो मैं लाहौर ऑडिशंस देने के लिए गई, मेरी बारी नहीं आई उधर। अच्छा। मेरी बारी नहीं आई, मैं सुबह 8 बजे गई हुई थी, लाइक 8:30 बजे की गई हुई थी, और लोग वहाँ 6 बजे के आए हुए थे, और 9 बजे गेट्स ओपन होने थे, और जितने लोग अंदर थे उससे ज़्यादा लोग बाहर थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी अंदर और किस तरह से होगा, है तो इतने ज़्यादा लोग हैं। लाइक सिर्फ लाहौर ऑडिशंस की बात बता रही हूँ मैं, फिर मुल्तान, सखर, कराची और पिंडी अलग से। तो मैं सारा दिन वहाँ वेट करती रही, मेरी बारी नहीं आई। 4-5 बजे तक मैंने वेट किया, सुबह 8 बजे की गई हुई और मेरी बारी नहीं आई। तो उसके बाद फिर मैं डिसअपॉइंट होकर घर वापस आ गई। मैंने कहा शायद नहीं था नसीब में, नहीं लिखा हुआ था जाना। तो फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि 2 दिन बाद पिंडी में ऑडिशंस हो रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद पिंडी में कम रश हो, लाइक मैंने एक रिस्क लिया। अच्छा। तो मैंने फिर अपने माँ बाप को कहा, क्योंकि मैं जाना चाहती थी, और क्या कहते हैं, मेरा लाइक था कि और वहाँ पे जाके जब मैंने देखा और तो वो और ज़्यादा एक मोटिवेशन हुई, कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, कितना अच्छा होगा लाइक अगर मैं भी इनमें से आऊँ और अगर स्क्रीन पे आऊँ, उस तरह से एक और मोटिवेशन मिल गई ना। तो फिर मैं डिसअपॉइंट हो गई। लेकिन फिर जब मैं घर आई तो मुझे हुआ कि यार अगर एक और चांस मिल जाए, अगर तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपने भाई को लिया, अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि मैं चली जाऊँ पिंडी जाके ऑडिशंस दे दूँ। उन्होंने कहा चली जाओ। मैं अपने भाई को लेकर पिंडी गई। पिंडी जाके फिर मैंने वहाँ से ऑडिशन दिया और फिर मैं वहाँ से सिलेक्ट हुई पिंडी से। एक और मिसाल कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने की चाहत में लग जाती है। और आपको पता है इनिशियली मैं चाह भी नहीं रही थी लाइक पाकिस्तान आइडल में जाना ना, उस तरह से लाइक कि मैं यहाँ बस स्टूडियो में काम कर तो रही हूँ, बस ठीक है, अच्छा है, हाँ हो जाएगा। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस तरह से हुआ तो अली भाई जिनके पास मैं काम करती हूँ, अली भाई ने मुझे बहुत फोर्स किया कि बेटा यू शुड गो, वो तुम्हारी जगह है। मतलब तुम गाती हो ना हमेशा से, प्रोडक्शन और सारा कुछ तुमने अब शुरू किया है, बट तुम हमेशा से गाती लेकिन थी, एक पहचान मिल जाती है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। मैं तो वीडियो लाइक उनका इनिशियली यही था कि बिगिन ऐप पे आपने वीडियो बना के डालनी है और वहाँ से फिर वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर लाइव ऑडिशंस भी लेंगे। तो मैं बस भाग रही थी कि बस किसी तरह डेट गुजर जाए, मैं ना ही अपलोड करूँ ऑडिशन या हो जाए इस तरह से। अली भाई ने मुझे ज़बरदस्ती स्टूडियो में बिठाया, उन्होंने मेरी वीडियो बना के अपलोड करके वहाँ पे भेजी आइडल को, तो के वो बिगिन ऐप पे के मतलब ऑडिशन मेरा खुद उन्होंने अपलोड किया। तो बेसिकली ही इज़ द पर्सन जिन्होंने मुझे पुश किया कि बेटा आप जाओ और जाके करो। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान आइडल की, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे जज रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? आई थिंक मुझे सारे जजेस से ही अप्रिसिएशन मिली है। ऑडिशन राउंड में मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था राहत फ़तेह अली खान साहब से और ज़ेब बंगश जी से। और फिर नेक्स्ट राउंड में लाइक फवाद खान साहब ने बहुत बोला कि आपकी आवाज़ में बहुत सुकून है। इस तरह से मुझे हर राउंड में मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले हैं। और बिलाल मकसूद कहते हैं हर दफ़ा, वो तो कहते हैं कि सर वो यही कहते हैं कि आपकी आवाज़ ऐसे लगता है कि जैसे नयरा नूर जी गा रही हैं। तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए ये। अच्छा, तो मैंने आपको देखा, हाँ उन्होंने कहा आपकी आवाज़ नयरा नूर जैसी मिलती है, मीठी आवाज़ है बिल्कुल यही कहा था। हुमैरा चन्ना आपकी फेवरेट हैं। देखे मैंने आपके बारे में इतना स्टडी किया हुआ है कि मैंने देखा उनकी आपसे बात भी करवाई। हाँ जी बिल्कुल, उनका यही गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था जो मैंने राउंड में गाया था। बहुत मुश्किल गाना है, बहुत टेक्निकल गाना है। इट साउंड्स वेरी ईजी बट गाने में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें सांस लेने की बहुत कम जगह है। और लाइक एकदम से आप हाई ऑक्टिव पे और आपने लोअर ऑक्टिव पे आ जाना है और
अगली लाइन लोअर ऑक्टिव से, उससे अगली लाइन हायर ऑक्टिव से, तो लाइक अपर ऑक्टिव से, तो वो बहुत टेक्निकल गाना है। जब मैंने सुना ये गाना तो मुझे लगा कि हाँ ये गाना मुझे गाना चाहिए लाइक कंपटीशन में इस तरह से। तो बट समहाउ मैं ये भी सोच रही थी, एक डाउट ये भी मेरे माइंड में था कि गाना इतना फेमस अगर उस तरह से नहीं है तो पता नहीं लोग इसको किस तरह से लेंगे। लाइक कुछ ऐसे गाने होते हैं ना कि जो लोग मतलब मुझे जिन्होंने कम सुने होते हैं, जिन्होंने कम सुने होते हैं, जैसे मेरा ऑडिशन में आज जाने की जिद ना करो था, वो तो जैसे ही अपलोड हुआ है वो उसी दिन वो वायरल हो गया था। लाइक वो 1.5 मिलियन पे अभी भी मेरे पेज पे इंस्टाग्राम पे, तो और वो इंडिया में बहुत पसंद किया गया। मेरे लाइक डीएम्स भर गए, मेरे कमेंट्स और इस तरह से रिएक्शन वीडियोस आई उस पर यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा कि ये बच्ची ने जो इंडिया में बहुत वो पसंद किया गया। और उसके बाद फिर अभी चेत चढ़िया भी इंडिया में बहुत पसंद किया गया मेरा ये वाला गाना। उसमें आप लग भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। हाँ जी। चलें आप ऐसा कर सकती हैं, गाना कौन सा सुनाएंगी? चलें ये बताएं, अपनी पसंद का कोई भी। कुछ भी सुना दो। हाँ कुछ चलें ठीक है। मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। इतनी छोटी सी समय आप हो और इतने मुश्किल और इतने बड़े बड़े गाने आप चूज़ करते हो, सुनने भी मुश्किल लगते हैं और उनको हज़म करना भी मुश्किल लगता है। जो ऐसे सिंगर्स जो हैं, सिंगर्स मतलब खुद साख्ता सिंगर्स अभी बन रहे हैं, नए बच्चे जो आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि उनको पाकिस्तान आइडल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आना चाहिए तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? आई थिंक जैसे भी आपने देखा है कि कंपटीशन कितना टफ है। अच्छा, मुझे प्रोसीजर भी बताएंगे कि क्या प्रोसीजर जी है? जी बिल्कुल। और मतलब मैं जब आई थी यहाँ पे पाकिस्तान आइडल में तो मतलब एक प्रेशर होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं वैसे ही कहूँ कि नहीं कोई कुछ नहीं प्रेशर होता है, प्रेशर होता है पे, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स होते हैं और सब पे होता है। लेकिन ये नहीं कि आप पे इंडिविजुअली होता है, सब पे होता है कि सब एक दूसरे को सुन रहे होते हैं, सब गा रहे होते हैं, तो सब पे होता है कि पता नहीं, क्योंकि एक मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे वो यही होता है कि गाते सब अच्छा गा रहे थे, सब अच्छा गाने वाले थे। ये नहीं था कि कोई अच्छा नहीं गाता था, वहाँ पे सब अच्छा गाने वाले थे। लेकिन उस वक्त स्टेज पे वो 3 मिनट या 4 मिनट किसके अच्छे गुजरते हैं, कौन उस वक्त अच्छे से परफॉर्म करता है, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। तो मैं वहाँ पर मेरे साथ यही होता था कि स्टेज जाने से पहले मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही होती थी और इस तरह से बहुत एक होता था, प्रेशर होता था स्टेज पे जाने का। एक स्टेज का एक अपना भी प्रेशर होता है, लेकिन स्टेज पे जाते ही जैसे ही जजेस के सामने जाते ही वो आपसे बात करते थे, आप थोड़ा कंफर्टेबल होते थे, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी। और फिर आप मतलब मेरे माइंड में हमेशा से यही होता था कि बस अब मैं इस स्टेज पर आ गई हूँ तो आई हैव टू गिव माई 110%, ताकि मतलब मैं अगर यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे उसको अवेल करना है, अपना बेस्ट देना, इंस्टेड कि मैं या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, या कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, या मैं स्ट्रेस ले लूँ, ज़्यादा टेंशन ले लूँ और मुझसे गाया ना जाए। तो आई फील लाइक कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि आप मेहनत करते आ रहे हैं इतने सालों से, और सीखना बहुत ज़रूरी है।
मुझे ये लगता है कि सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो नहीं भी सीखते वो अच्छा गाते हैं, बट कहीं ना कहीं जाके समहाउ वो लैग करेंगे किसी ना किसी चीज़ में, बिल्कुल। तो ये बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके चेत चढ़िया के हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे फैंस मौजूद हैं और अभी मेरे कान में आवाज़ आई है कि सामने हमें वो वाला गाना सुना है। ज़रूर ज़रूर चेत चढ़ा। चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया किने निखा भरे भरे, वाह डालिया दी मेडी पई खोल दी, वाह डालिया दी मेडी पई खोल दी, रंगा दे जंज छड़े छड़े, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया। अग बालिया न बाल तू विसाल दी, अग बालिया न बाल तू विसाल दी, सुन सही तू कहानी साडे हाल दी, सुन सही तू कहानी साडे हाल दी, किने निखा भरे भरे, रंगा दी जंज छड़े छड़े, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया किने निखा भरे भरे, वाह डालिया दी मेडी पई खोल दी, वाह डालिया दी मेडी पई खोल दी, रंगा दी जंज छड़े छड़े, चेत चढ़िया। वाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़ है आपकी। थैंक यू। सामने आपने मुन्नी बेगम को सुना होगा, तो कोई गाना आपके जहन में आ रहा है उनका? उनका गाना, मुन्नी बेगम का गाना कुछ भी उनको गाना बहुत मुश्किल है, तो मैं कुछ भी इस तरह से लाइक जो मेरा तैयार ना हो तो मैं गा के बिल्कुल भी उसको रुइन नहीं करना चाहती। चले आगे बढ़ते हैं, और मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि इस तरह के जो सिंगर्स जो हैं जो निकलते हैं, तो कोई खूबसूरत सा OST जो है हमें सुनने में फौरी तौर पे मिल जाता है, तो अभी तक कोई इस तरह की कोलैबोरेशन आपकी शुरू हुई है? हाँ जी, मैंने एक ड्रामा का OST किया था, पैराडाइज ड्रामा था। कर भी लिया है? हाँ जी, मैंने पहले किया था। अच्छा। इकरा अजीज़ का और शुजासत का ड्रामा था वो, जो कि यासिर हुसैन भाई उन्होंने लिखा था। अच्छा। तो वो उसका OST मैंने गाया था पैराडाइज का, तो वो भी वो अच्छी कोलैबोरेशन थी वो मेरी, बहुत मज़ा आया था उसमें। और उसके अलावा लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक कॉम्पिटिशन्स मैंने बहुत किए। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस मैंने 3 साल कंसेक्टिवली विन किया है क्लासिकल कैटेगरी में, डिफरेंट उसमें। अच्छा, पाकिस्तान आइडल से पहले भी आप करती रही हैं? पाकिस्तान आइडल से जी। और फिर वॉइस ऑफ अल हमरा में बनी थी 2019 में। और फिर नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 में मैं फीचर हुई थी, उसमें भी मेरा एक गाना था। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह तो बहुत चल रहे थे, लेकिन वो एक आपको पता है कि एक जब तक आपको लोग देखते नहीं हैं उस तरह से और स्क्रीन पे, तब तक आपको वो पहचानते नहीं हैं। तो जब मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, इतना काम किया हुआ था, लेकिन लोग जानते नहीं थे, तो अब वो जानना शुरू हो रहे हैं, और जब वो जान रहे हैं तो वो लिंक भी कर रहे हैं। तो इसी तरह हुआ कि जब मेरा आइडल का जैसे ही ऑडिशन ऑन एयर हुआ, तो लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए कि ये तो वही है नेस्कैफे बेसमेंट वाली, और मेरी पोस्ट के नीचे तो ज़्यादा कॉमेंट्स आना शुरू हो गए कि ये तो वही है नेस्कैफे बेसमेंट वाली। लाइक लोग पहचान रहे थे कि हाँ, कुछ कह रहे थे कि वही तो नहीं है जिन्होंने नेस्कैफे बेसमेंट में भी गाया था तब, क्योंकि वो ऑल किड्स बैंड का था तब। आई थिंक 2019 की बात है, काफ़ी पुरानी बात है, ये 6 साल पहले की बात है। कौन सा गाना गाया था? वो था प्यार दियां गल्लां था, पुराना गाना था, उसको उन्होंने रिन्यू किया था। ओके। तो वो गाना था, तो लोग बहुत ज़्यादा वो कह रहे थे कि ये तो वही गाना है, ये तो वही बच्ची है। तो फिर मैंने उसका एक एडिट बनाकर भी अपने पेज पे भी अपलोड किया, तो फिर लोग ज़्यादा उससे फेमिलियर हो गए कि हाँ, फिर लोग पहचानना शुरू किया कि अच्छा यही है वो। तो इस तरह से तो लोग काफ़ी ज़्यादा वो उससे कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे कि हाँ ये वही है जिसने वो गाया है। आपके शो में सायरा अली बग्गा भी आए थे आई थिंक? आप पाकिस्तान आइडल में? हाँ। नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। अच्छा, अगर फेवरेट सिंगर्स की हमारा चन्ना के अलावा बात की जाए तो कौन पसंद है आपको? मुझे बहुत से पसंद है, लाइक मॉडर्न में भी, लाइक ओल्ड भी अगर देखा जाए तो मैडम नूर जहान जी के बहुत पसंद है। उनका मैंने गाना भी गाया था, मैं तो मेरा दिल बर जानी, थिएटर राउंड में गाया था। और बहुत से फेमस लाइक सिंगर्स अभी जो करंटली जो काम कर रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, मेल फीमेल आर्टिस्ट लाइक दोनों में ही। लाइक मैं सबको सुनती हूँ, हर जॉनरा सुनती हूँ, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे हर तरह का म्यूज़िक और हर जॉनरा बनाना भी पसंद है और सुनना भी पसंद है और गाना भी पसंद है। आई जस्ट वॉन्ट के लाइक अभी जैसे मैंने गाना गाया था नाहिद अख्तर जी का, जो रिसेंटली मैंने गाना गाया, अच्छा सुनो सुनो, और वो बहुत डिफरेंट था, लाइक वो बहुत जैज़ टाइप था। वो पुराना गाना था, उसको हमने रिन्यू करके उस तरह से उसका म्यूज़िक बिल्कुल वो करके भी सुनाए फिर। श्योर।
और वो बहुत डिफरेंट था लाइक बाकी जॉनरास से, तो लाइक सुनो सुनो जो तुम कहो, तुम्हारी हर खुशी पे अपनी जान वार दूं। सुनो सुनो जो तुम कहो, तुम्हारी हर खुशी पे अपनी जान वार दूं। मिला नहीं जो आज तक, मिला नहीं जो आज तक, तुम्हें मैं ऐसा प्यार दूं। सुनो सुनो जो तुम कहो, तुम्हारी हर खुशी पे अपनी जान वार दूं। कितना खूबसूरत गाना है, और आप इस तरह के गाने कैसे गा लेती हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिस काम के आप पीछे पड़ जाते हैं, जिसको सीखने की धुन सवार हो जाती है, बिल्कुल आप सीख के ही रहते हैं, बेशक मुश्किल हो, बेशक आसान हो। बिल्कुल। मैं आपसे पूछ रही थी जजेस के बारे में कि आपको सपोर्ट किसने किया, तो अगर हम बात करें कि आप टफ टाइम किसने दिया, तो वो कौन है? टफ़ टाइम तो आई थिंक किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि अभी तो हमारी लाइक उस तरह से परफॉर्मेंसेस वो अभी तो आगे जाके कंपटीशन जब होगा, जजेस तो ख़ुद बहुत ये परेशान है कि हम किस तरह से, सब अच्छा गाने वाले हैं, सब डिफरेंट जॉनरास के सिंगर्स हैं, तो हम किस तरह से और इनको करेंगे। और स्पेशली जब थिएटर राउंड भी हुआ था, और चारों जजेस ही बहुत अच्छे हैं, और जब थिएटर राउंड भी हुआ था तो जजेस हमारे पास आए बैक स्टेज, उन्होंने आके हम सबको इतना मोटिवेट किया कि आप सब अच्छा गाने वाले हैं। तो दे वर लाइक हमें 2 घंटे लग गए ऑडिशन लाइक इसको थिएटर राउंड को, उसका रिजल्ट्स कंपाइल करते हुए, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किसको निकालें, किसको रखें। तो वो सब ही बहुत अच्छे हैं, और मुझे, मेरे साथ तो चारों जजेस ही बहुत मुझे अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एक जज नापसंद होता है, तो आपको ऐसा कोई है जो आपको पसंद नहीं है? नहीं, मुझे चारों जजेस, मुझे तो चारों ही बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे भी चारों जजेस पसंद हैं। सब बहुत पसंद है, और बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपने अब आगे जाना है। जी बिल्कुल। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे का प्रोसीजर क्या है? अभी तक मेरी समझ में नहीं आया पाकिस्तान आइडल का, शायद वो एक हमारे हमसाया ममालिक में भी होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तो क्या सेम प्रोसीजर होता है? हाँ जी, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर ही है। अभी टॉप 16 निकल लाइक उन्होंने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो अब लाइव वोटिंग होगी। आप सबने मुझे वोट भी करना है, अगर आपको मेरा गाना पसंद आएगा तो आपने मुझे वोट करना है, और लाइव वोटिंग होगी। वोटिंग करने का तरीका क्या है वो भी बता दीजिए। वोटिंग का तरीका ये होगा कि आपकी स्क्रीन्स पर QR कोड आया करेगा, तो आप उसको स्कैन करेंगे तो वो आपको बिगिन के पेज पे ले जाएगा व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से आप वोट टाइप करेंगे, और वो फिर आपको सब कंटेस्टेंट्स के नाम देगा। तो उसमें से 13 मेरा नंबर है, 13 और सम्या गौहर, वो आप लिखेंगे तो मुझे वोट हो जाएगा। और एक दिन में लाइक पर डे पर पर्सन कैन वोट 5 टाइम्स, तो आप मुझे जितना, और 3 दिन वोटिंग होगी, लाइक सैटरडे 3 दिन वोटिंग होगी। 13 इनका नंबर है, अपने मोबाइल उठाएं और वोट करें। नंबर बताइए। एवरी सैटरडे टिल मंडे, और वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, या बिगिन की वेबसाइट पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा, आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, और हमारे साथ ही बहुत शुक्रिया। सामने आपका, आप कुछ कहने वाली थी? हमें ये कहने लगी थी कि प्रोसीजर उसका ये होगा कि हर वीक एक एलिमिनेशन होगी, ठीक है। लाइक अब टॉप 16 हो गए सिलेक्ट, तो अब थिएटर राउंड से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, एंड लेट्स सी वो कौन होता है। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि लेट्स सी हमारा कौन सा हम तो हैं वाइल्ड लाइफ में, सॉरी वाइल्ड कार्ड तो है ही, लेकिन थिएटर राउंड से कोई आएगा। चलें ठीक है जी, बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस शो के आखिर तक जाएंगी और जीत कर भी वापस आएंगी लाहौर। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ सम्या गौहर मौजूद थी, उभरती हुई सिंगर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से चमकती धमकती रहें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल अरमरा हसन आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान आपके साथ होंगी। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।